हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कौशल मैथ्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं सी टेट 2012 का प्रीवियस ईयर और उसके मैथमेटिक्स के पोर्शन को। दोस्तों, यह एग्ज़ाम आपका 29 जनवरी 2012 में हुआ था। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है हमारे पास, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं, उनको समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की संकल्पना के बारे में बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। तो ये तो होगा नहीं हमारा, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा हमारे पास, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सूत्र तो बाद में बताएंगे, पहले तो उनको परिचित कराना है, ठीक है, समतल आकृतियों से कि ये हमारा आयत है, ये हमारा वर्ग होता है, इस तरह से ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, इकाई वर्गों के गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। ये भी नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट होगा। देखो, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रखा है। इससे पहले जो मैंने आपको 2011 का प्रीवियस ईयर करवाया है, उसमें यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ते, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति में क्षेत्रफल को मापना। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके विकास द्वारा कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधी कौशल, जो गणना करने संबंधी कौशल है, वो इनमें से किसके द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। पहला है हमारे पास, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करवाकर, ठीक है, या केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। कि जब हम क्लास में अभ्यास के लिए क्रियाशील गतिविधियां करवाएंगे, जिसमें बच्चे करके सीखते हैं, ऐसी गतिविधियों को कराएंगे, तो उसमें गणना संबंधी जो कौशल होंगे उनको बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा। इनमें से कौन सी सामग्री उपयुक्त रहेगी एक टीचर को पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाना है उनको, लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर, पट्टा, नापने वाली छड़, नापने वाली पट्टी को वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, नापने वाली टेप जिसके एक तरफ सेंटीमीटर हो और दूसरी तरफ मीटर हो, विभिन्न इकाइयों का संबंध चार्ट, सेंटीमीटर वाला रूलर, नापने वाली टेप। तो ऑप्शन नंबर इसमें इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थियों को जब लंबाई की विभिन्न इकाइयाँ पढ़ानी है, तो उसमें क्या होगा, विभिन्न अलग अलग प्रकार की, देखो इसमें क्या है, नापने वाली टेप में तो दो ही चीज़ को नॉलेज मिलेगी उन्हें, सेंटीमीटर और दूसरा एक तरफ मीटर की, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले रूलर का फट्टा, नापने वाली छड़, ठीक है, और नापने वाली पट्टी जो वास्तुकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो अगर वो बच्चों को दिखाएंगे, जो एक वास्तुकार होता है, जो जो वास्तुकार प्रयोग करता है, तो अगर वो नापने वाली पट्टी हम छात्रों को दिखाएंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे आसानी से सीख पाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य बताना है। इनमें से 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यवकलन के योग और व्यवकलन घटाने को बोलते हैं। इसके कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना, ठीक है। और अगला ऑप्शन है हमारे पास, बड़ी संख्याओं को पढ़ाने बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे इसमें, ठीक है। 6 अंकों तक गणना करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो कक्षा 3 में संख्या पद्धति पढ़ाने का मेन उद्देश्य होगा कि सैकड़ा, दहाइयाँ और इकाइयाँ, उनके क्या है, समूह के रूप में देखना, और स्थानीय मान, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक बच्चे को स्थानीय मान का पता नहीं होगा, तो वो संख्याओं को, संख्या पद्धति को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे कि 305 लिखो, तो बच्चा क्या लिखेगा, 300 और 5 ऐसे लिख देगा, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा, ये तो 3005 है। जब तक उसको स्थानीय मान की नॉलेज नहीं होगी, तो तब तक वो सीख नहीं पाएगा संख्या पद्धति के बारे में। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना
जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है इनमें से कौन सा है? ठीक है, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना। ठीक, इसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना संप्रेषण तकनीक का प्रयोग करना, प्रतिरूपों का प्रयोग करना। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे अपने जीवन से जोड़ते हुए रोल प्ले करेंगे, भूमिका निर्वाह करेंगे, तो वो योग की कुशलता को जल्दी से आत्मसात कर पाएंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षक का आधार और स्थानीय मान, है ना, एक शिक्षक आधार और स्थानीय मान, ठीक है, आधार और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। क्या कहते हैं टीचर? मैं दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ, इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करना। देखो बच्चे में स्थानीय मान बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 36 का। योगात्मक आकलन करना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। विद्यार्थियों को दहाई इकाई की संकल्पना से परिचित कराना। ठीक है, क्योंकि स्थानीय मान जब उसको आ जाएंगे तो इकाई और दहाई की संकल्पना तो अपने आप सीख जाएगा वो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कुछ कक्षा में कुछ मजा करना, ये तो गलत ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और एक रास्ता को तोड़ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, योग और व्यवकलन पर आधारित। ये भी फिर योग और व्यवकलन यानी कि जोड़ और घटाना, व्यवकलन बोलते हैं घटाने को, इस पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। तो आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक इनमें से बताने हैं। तो पहला है हमारे पास सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना, सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। और ऑप्शन नंबर डी है सवाल का बोधन, निष्पादन की जाने वाली संक्रिया की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण और सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इसमें सवाल का बोधन भी दिया हुआ है। ठीक है, निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान भी दे रखी है, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण भी दे रखा है, सवाल और समाधान का प्रस्तुतिकरण भी, जिसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दूसरी रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है, उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना है क्या, गुणन की संकल्पना। ठीक है, इसकी टीचिंग कराने के लिए रीना क्या किसका यूज कर रही है? ग्रिड गतिविधि का प्रयोग कर रही है। तो उसका क्या उद्देश्य है? इस पद्धति द्वारा देखना है हमें, इस पद्धति द्वारा क्या सिखाना चाह रही है वो बच्चों को। इसका पहला ऑप्शन है सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग। ये परंपरागत उपागम तो है नहीं हमारा। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। परिक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। देखो इसमें संकल्पनात्मक ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्या है, गुणन की संकल्पना वो समझाना चाह रही है, तो और इसमें बोल रहे हैं कि संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम बल देना है, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा परिक्रमणशील ज्ञान पर कम। उसको तो मेन गुणन की संकल्पना पढ़ाना है ना उसको, तो इसलिए संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भिन्न की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय। ठीक है, भिन्न की संकल्पना पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये पट्टी दे रखी है इस तरह से ना, इनका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त गतिविधि है, हमें ये बताना है कि गतिविधि जो दे रखी है वो इनमें से कौन सी गतिविधि है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास विषय वस्तु पश्चात गतिविधि, समय की बर्बादी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। देखो ये गतिविधि क्या कौन सी होगी हमारी, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम उसको दिखाएंगे कि देखो ये अभी हमारे पास कितना है, ये हमारे
हमारे पास कोई कागज़ है और उसके अभी क्या किया हमने, दो भाग कर रखे हैं ना, तो दो टुकड़े हैं। तो अगर मुझे इसमें से एक भिन्न को दर्शाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको डार्क कर दूंगा, है ना, तो ये मेरा 1/2 हो जाएगा। और अगर इस तरह से इसी कागज़ के मैं 4 भाग करता हूँ तो ये मेरा 4 है अभी टोटल। और अगर मुझे इसमें से 3/4 भिन्न को दर्शाना है तो मैं 3 को डार्क कर दूंगा ऐसे, तो ये मेरा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 3 मेरे डार्क हो रखे हैं और टोटल पार्ट कितने हैं इसके, 4। तो सबसे पहले हम बच्चों को यही तो सिखाएंगे, विषय वस्तु पूर्व गतिविधि करके दिखाएंगे और उसके बाद हम उनको भिन्नों के बारे में बताएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। ये अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाज्यात्मक से कम होता है, उचित उपागम है। कक्षा 4 के बच्चों को बताना है विभाज्यात्मक होता है जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, और उनको बताना है कि जो शेष बचता है हमारे पास इस तरह से, जो शेष बचता है वो जो से विभाज्यात्मक से हमेशा कम होता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास, अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना ना, मौखिक रूप से स्पष्ट करना, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा इसमें। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहित करना, समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या है, प्रदर्शित करना भी आ रहा है, ठीक है, और समूहीकृत करना भी आ रहा है, ठीक है, और वस्तुओं की संख्या, ठीक है, जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्याम पट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सवाल थोड़ा ही बताएंगे हम इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है और आकृति का क्षेत्रफल, है ना, इस टोटल आकृति का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारे पास, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आकृति का परिमाप सेमी में कितना होगा, तो परिमाप पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें क्षेत्रफल दे रखा है इसका, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 180, ठीक है। तो देखो ये कितने कह रहे हैं, 5 वर्गों से मिलाकर बनी है, तो ये एक कितना है, 1 2 3 4 और 5, टोटल का दे रखा है 180, तो हम क्या करेंगे इसमें 180/5, तो इससे क्या होगा, हमारे इस एक का निकल जाएगा, ठीक है, एक का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अभी कितना दे रखा है, ये टोटल का क्षेत्रफल दे रखा है इसका ना, पूरी आकृति का, अभी हमारे पास पूरी आकृति का क्षेत्रफल दे रखा है और ये 5 आकृतियां हैं, अगर इससे मैं भाग करूंगा तो हमारे पास एक आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो भाग देंगे 5 से, हमारे पास आएगा 5 × 15 और ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मेरा 36 सेंटीमीटर किसका आया, इस एक आकृति का क्षेत्रफल आया हमारे पास। तो ये इसका क्षेत्रफल आया, तो अगर मुझे भुजा निकालनी है, भुजा कितनी होती है 4a, ठीक है, तो इसकी एक भुजा कितने की होगी, एक भुजा होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4a, अगर मैं 4 होती है ना, देखो ऐसे होता है ना, परिमाप कितना होता है, अगर एक का परिमाप निकालना है मुझे 4a, तो 4 अगर ये 6 है ना, 6 से भाग देंगे 4, ये अभी कितना दे रखा है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल यानी कि 6 × 6, ऐसा ही तो होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², ठीक है, भुजा का वर्ग, तो ये कितना दे रखा है हमारे पास 36, तो यानी कि इसकी एक भुजा कितने की है, ये 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे इसमें जो सतह है, इसकी सतह है वो कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि एक साइड इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक एक साइड 6 सेंटीमीटर है, और हमारे पास कितनी है, ये टोटल इसका परिमाप है, तो अगर एक का परिमाप निकालेंगे हम कितना आ जाएगा, ये 4 × a है ना, 4a यानी कि 4 × 6, तो कितना आएगा हमारे पास 24। अब 24 हमारे किसका आ रहा है, ये एक का आ रहा है 24, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, देखो 1 2 3, हमें 3 लेने हैं, तो इस साइड से 3 ले लो या इस साइड से 3 ले लो, ठीक है। अगर पूरा लेंगे तो उसको 6/2 करना पड़ेगा हमें, तब भी हमें 3 ही लेना है, तो हम क्या करेंगे इसमें 24 × 3, 3 से गुणा कर देंगे, तो पूरे का क्या निकल जाएगा, हमारा परिमाप निकल जाएगा इस पूरी आकृति का, तो गुणा करेंगे 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा
यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। ठीक है, कौन सी त्रुटि? कि वही 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10 या 4/8, ये 8 होगा यहाँ पे। तो श्री हरि सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए, तो इनमें से कौन से कार्य उनको करने चाहिए? ठीक है, तो असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा बाद में समान प्रकार के सवालों को अभ्यास करना, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असमान भिन्न, ये असमान भिन्न है हमारे पास, है ना। समान भिन्न किसको बोलते हैं? जैसे कि 2/4, और ये किसके समान होगी? 1/2 के। 1/2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये इसके समान होगी 2/4। लेकिन ये असमान दे रखी है 2/3, 2/5। तो असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए जब हम उनको चित्रात्मक प्रतिरूप दिखाएंगे, चित्र दिखा के समझाएंगे, फिर बाद में समान भिन्नों के सवालों का अभ्यास कराएंगे, तो ये उनके लिए क्या होगा? डायग्नोस्टिक कार्य होगा, है ना, उपचारात्मक कार्य। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो विद्यार्थियों को मेहनत करने की सलाह देना, देखो ये भी गलत ऑप्शन है। लघुत्तम लैसे की संकल्पना को स्पष्ट करना, लैसे की संकल्पना बच्चों को बाद में सिखाते हैं, जब वो 6-7 क्लास में आते हैं ना, जब थोड़ा बड़े भिन्नों को प्रयोग करते हैं, उसमें क्या है, ये तो खाली योग की संकल्पना के लिए बता रहे हैं इसमें, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। समान प्रकार के सवालों को अधिक से अधिक अभ्यास कराना, ये भी समान तो इसमें दे ही रखा है ना, ये दे रखा है समान प्रकार के सवालों का अभ्यास, वो तो बाद में कराना है, पहले तो उनको समझाएंगे हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है हमारा। अगला है हमारे पास, एक ठोस एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक से बना है। ठीक है, जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। ये एक बॉक्स हमारा कितना है इसमें? ये दे रखा है इसमें, जैसे कि ये एक बॉक्स, ये, ठीक है, ये एक बॉक्स कितना है? 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ब्लॉकों की संख्या टोटल इस तरह के कितने ब्लॉक्स इसमें हैं ये हमें बताना है। तो देखो ये कितना दे रखा है? 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे कितना दे रखा है? 5। और इस साइड कितने हैं? 1, 2, 3, 4। इस साइड कितने दे रखे हैं? 4। और इस साइड 1, 2, 3, ये हमारा 3 दे रखा है। तो इसमें क्या ब्लॉकों की संख्या बतानी है, यानी कि टोटल कितने ब्लॉक हैं। तो इसका इसका मतलब क्या है? इस ये घनाभ है हमारे पास, क्या है? घनाभ। तो घनाभ का क्या निकालना है हमें? आयतन। आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देख लो लंबाई कितनी है इसकी? 5। और चौड़ाई कितनी है? ये 4। और हाइट कितनी है? 3। तो गुणा कर दो, 5 और 20 दिया 60। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने? यानी कि 60 ब्लॉकों की, इस तरह के इसमें 60 ब्लॉक होंगे। ठीक है, इस तरह के 60 ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी हमें, तब ये एक ठोस बनेगा। ठीक है, इस तरह का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2000 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की संख्या 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। चिंतन और तर्कना का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इनमें से बताना है, चारों ऑप्शन में से। खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, हस्तचालक का प्रयोग करना, संख्या संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। तो इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें खोज, जब बच्चे खोजबीन करेंगे, है ना, खोजबीन उपागम का प्रयोग करेंगे तो उससे जल्दी सीखेंगे। वो हस्तचालकों का प्रयोग करेंगे, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन, सबसे ज़्यादा बच्चे कब सीखते हैं? जब वो चीज़ों को अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर हल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी दिया है, गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन, ये भी गलत हो जाएगा। बहुत सारे कार्य वर्कशीट देना, ये भी, ये तो बर्डन हो जाएगा बच्चे पे, है ना। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिजुल एक गति संवेदी, है ना, गति संवेदी शिक्षार्थी है। उसकी शिक्षिका दूसरी नेहा, उसकी टीचर है नेहा, उसकी अधिगम शैली को समझना चाहती है कि किस तरह से वो लर्निंग करती है। ठीक है, उस चीज़ को वो समझना चाह रही है। तो उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए, गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से किस व्यू रचना का चयन करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, सभी पहाड़ों को याद करने के लिए बल देना चाहिए। फोर्स तो कभी नहीं करना चाहिए बच्चों को कि तुम्हें याद करना है, क्योंकि फोर्स करने से वो नहीं करेंगे। ठीक है, और 2 और 3 आदि के गुणज प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों के मोती और धागों का प्रयोग करना चाहिए। ये थोड़ा ही बोलेंगे बच्चों को कि भाई तुम्हें मोती की माला लानी है और उसका प्रयोग से तुम्हें बताऊंगे मैं।
ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। कटवा गिनती, कटवा गिनती भी नहीं। आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब वो रेखाएं बनाएंगे आड़ी तिरछी, तो इसमें जब वो ये पॉइंट मिलेंगे हमें, ये एक पॉइंट ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इन पॉइंटों को गिनना, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो इससे क्या होगा, उसकी गुणन संकल्पना भी मजबूत होगी। और ठीक है, इस चीज़ का प्रयोग करेंगे मतलब हम, ठीक है, ये जो पॉइंट मिल रहे हैं इनको इस तरह से आड़ी तिरछी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग है ना डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता, यानी कि चार ऑप्शन दिए, इनमें से किस में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। तो इसमें पहला है हमारे पास बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, स्थानीय मान की महत्ता को समझने। देखो ये तो होगा नहीं इसमें कक्षा 2 में, क्योंकि स्थानीय मान कक्षा 3 से सिखाना शुरू करते हैं हम बच्चे को ना। गणना में परिशुद्धता प्राप्त, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा 46 का, क्योंकि शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखना, ठीक है। अबेकस में क्या होता है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के संख्यांक लिखने में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है, ठीक है। इस चीज़ में भी सहायता करता है वो, है ना, या स्थानीय मान के महत्ता समझने में, ये शब्द की सहायता नहीं करता है, ठीक है। अबेकस का प्रयोग विद्यार्थियों में सहायता नहीं करता है इनमें से, तो शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में सहायता नहीं करता है, बाकी इन तीनों चीज़ों में सहायता करता है, ठीक है। बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में भी सहायता करता है, गणना की परिशुद्धता प्राप्त करने में, स्थानीय मान की महत्ता समझने में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं देखना है आपको, इसमें नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, सहायता नहीं करता है वो ढूंढना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। तो हमें बताना है कि शेष किस में अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। देखो 176 को यहाँ पे मैं विभाजित करूंगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 8 16 पूरा पूरा कट जाएगा। ये भी 4 से काटेंगे यहाँ पे, इसको भाग देंगे ना 4 से, ऐसे 174/4 तो पूरा कट जाएगा, 4 चौक 16, और दो, 2 से काटेंगे ना, 2 दूनी 4, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि सम संख्याएं हैं, ठीक है, और पूरा कट जाएगा, हाँ। और देखो इसमें कितना बचेगा, 175 को हम भाग देंगे 3 से, तो 3 6 18, 3 चौक 12, 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15, 2 और 5, 3 8 24। देखो इसमें कितना बच रहा है हमारा, शेष बच रहा है इसमें 3, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि शेष उससे अधिक होगा, 176 को 3 से भाग देंगे, तो अभी 176 को 3 से भाग देने पे कितना आ रहा है, शेष 3 आ रहा है हमारा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं, 173 को हम 5 से भाग देंगे, 5 किया 15, 2 3, 5 चौक 20, तो कितना बचा है हमारा 3। ये यहाँ पे कितना बच रहा है, एक बचेगा, ये एक, 5 में से 4 गया, एक बचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे एक बच रहा है और यहाँ पे कितना बच रहा है 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि उससे अधिक होगा किस विभाजन में। ये जो डिवीजन दे रखे हैं इसमें अलग अलग करके देखना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों 173 को 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये हमारा 3 बचेगा, ठीक है। और ये 3 से भाग देंगे 175 को, तो हमारा कितना बच रहा है, एक, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बच रहा है तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर 50 मीटर और 5 किलोमीटर इनमें से किसके बराबर होगा। अब देखो ऑप्शन हम देखते हैं अगर, तो ऑप्शन में हमारे पास सब में क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है। तो अगर इसको हम करेंगे, है ना, 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, तो इसको तो हमें ऐसा ही रखना है, ठीक है।
इनको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000, है ना, 1000 मीटर। तो इसको क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। ठीक है, ये मीटर में चेंज हो गया। अब सेंटीमीटर को भी बदलना है, तो ये दे रखा है यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर निकालूंगा, 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100। तो 1/100 से भाग देंगे, यानी कि 500/100। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना रहेगा, ये कट जाएगा हमारा। तो हमारा बचेगा 5 प्लस ये 50 और प्लस ये 5000। तो इसमें जोड़ देंगे 5055। तो 5055 मीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5055 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है हमारे पास, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि क्योंकि विद्यार्थी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। ये पॉजिटिव ऑप्शन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। देखो, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और इसमें क्या कर रहा है, सृजनात्मकता को विकसित करता है। तो इसमें पॉजिटिव वर्ड ये है, और फिर संख्या और संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में भी सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसलिए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। ठीक है, 6 के स्थानीय मानों का योगफल। अब देखो, स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, 6, इसका स्थानीय मान कैसे, देखो ये इकाई के स्थान पे है तो 6 गुना इकाई के स्थान पे है तो 1 लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6। फिर दूसरा 6 हमारा ये है, ये कितने के स्थान पे है, 6 गुना इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो सैकड़े के स्थान पे है तो 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 600। और तीसरा 6 हमारा कहाँ है, तीसरा 6 हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के स्थान पे है। ठीक है, तो ये 10,000 से गुना करेंगे, यानी कि 60,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनका स्थानीय मानों का योगफल पूछ रहे हैं वो। तो देख लो, 60,000, 60,000 तो ये हो गया हमारा, और 600 जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 60,606, है ना। जब इन तीनों को जोड़ेंगे हम, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 60,606। तो ये देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारे पास, 5,671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या बताइए। 5,671, 5,671 लिख लो। उसके अंकों को पलट देने पर, पलट देंगे यानी कि यहाँ से मैं 1 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 6 लिखूंगा और 5 लिखेंगे। ठीक है, तो प्राप्त संख्या का अंतर है, अंतर पूछ रहे हैं तो माइनस करना है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास, 11 में से 5 गए 6 जाएगा, 0, 9 और 3, तो 3,906। 3,906 देख लो, हमारा ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और इसका मान बताना है हमें। ठीक है, इसका मान बताना है क्या है। तो देखो, ये हमारा कक्षा 8 की जो मैथमेटिक्स, जो गणित है ना, तो उसमें दे रखा है, ये वर्ग और वर्गमूल वाला एक चैप्टर है, तो वहाँ से पूरा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी का वर्ग और वर्गमूल वाले चैप्टर से। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर से दे रखा है। तो इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट है, ये एक पैटर्न दे रखा है। देखो, 1 गुना 1 हमारा 1 होता है, ये वर्ग दे रखे हैं, वर्ग है ना, वर्ग 11 का वर्ग कितना होता है, 121। ऐसे ही इन्होंने फिर 111 का दिया। देखो 11 का वर्ग कितना आ रहा है, 121 कैसे आ रहा है, 1 और 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 2, 1 2 1, इन्होंने कितना लिया, जैसे ये वाला देखो, इसमें समझ आएगा कितने वन कितने हैं, वन कितना है हमारा, 1 2 3, 3 1 दे रखे हैं ना, तो 3 1 है, तो 1 1 2 3, यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3, 3 तक काउंट करेंगे, 1, अगर 3 1 है तो 1 2 3 यहाँ तक काउंट करा, फिर इसका उल्टा शुरू कर दो यहाँ से, 2 1। तो ये 111 गुना 111 का
यानी कि 111 का स्क्वायर आ जाएगा ये हमारे पास। अगर हम पूछते हैं कि ये 111 इसका बताओ, तो इसमें क्या है, देखो 4 हैं, तो इसमें इसमें मैं काउंटिंग लिखूंगा 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, ये लिख लिया। फिर इस 4 का उल्टा एकदम से स्टार्ट कर दूंगा, 4 के बाद आएगा 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये पैटर्न बन रहा है इसका हमारा इस तरह से। ऐसे ही ये पूछ रहे हैं कि इसका बताओ क्या होगा, किसका बताना है, 1 1 1 1 और 1। तो कितने 1 है इसमें, 5 1 है, 1 2 3 4 5, तो हम 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब 5 के बाद मैं उल्टी गिनती शुरू करूँगा, यहाँ से लिखूंगा 5 के बाद मैं तुरंत 4 3 2 और 1। तो ये वाली संख्या आएगी हमारी, ये वाली संख्या देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 है, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4 इसमें है, 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 4 3 2 1। तो ये वाला इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये भी देखो पूर्ववर्ती, ये कक्षा 6 में दिया हुआ है हमारे पास, कक्षा 6 का जो गणित है ये उसमें दे रखा है। तो बताना है 1000 का पूर्ववर्ती 999 है, ये सही दे रखा है। 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती 1000 का पूर्ववर्ती का, पहले देख लेते हैं कौन सा सही है। 1000 का पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, ये तो गलत दे रखा है ना, हमने एक ही बार पढ़ा है पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, तो इसका देखो 1000 का पूर्ववर्ती होगा हमारा 999, और इसका भी पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं तो वो 998 होगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पूर्ववर्ती कहते हैं, पूर्ववर्ती किसको कहते हैं ये देख लो आप, पूर्ववर्ती कहते हैं पिछला, ठीक, और परवर्ती कहते हैं, परवर्ती कहते हैं अगला, ठीक है, इसके अगला। तो 1000 से पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं ये, तो यानी कि 1000 का पूर्ववर्ती कितना, 999, फिर 999 का पूर्ववर्ती 998 होगा। तो ये तो ऑप्शन गलत दे रखा है। 1000 का पूर्ववर्ती का परवर्ती, 1000 का देखो 1000 का पूर्ववर्ती कितना होगा 999, और फिर उसका परवर्ती, उसका इसका परवर्ती होगा 1000। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत दे रखा है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती, अब देखो 1000 का परवर्ती कितना होगा 1001, और फिर इसका परवर्ती कितना होगा, परवर्ती का परवर्ती ना, 1000 के परवर्ती का परवर्ती, ये कितना है, लास्ट में क्या दिया हुआ 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती। लास्ट वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही दे रखा है। एक देखो 1000 का परवर्ती कितना होगा, 1001, ठीक है, और इसका परवर्ती ये, और फिर इसका पूर्ववर्ती हमारे पास 1000 हो जाएगा। तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। और सी वाले में क्या दे रखा है, 1000 का परवर्ती यानी कि परवर्ती ये, और फिर उसका परवर्ती 1002, ये पूर्ववर्ती होगा यहाँ पे, ठीक है, ये पूर्ववर्ती है पूर्ववर्ती। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट है। वैसे तो ये भी सही बैठ रहा है हमारा, लेकिन उस टाइम पे क्या पता दो ये हमारा, मतलब सभी को इसके समान अंक मिले हों, क्योंकि दोनों इसमें सही दे रखे हैं। 1000 का परवर्ती कितना होता है, ये पूर्व, ये सॉरी पूर्व है, ये पूर्व, ये देखो पूर्ववर्ती, इसलिए गलत है ये ना, ये छूट रखा है यहाँ से ना, हम परवर्ती पढ़ रहे हैं इसको, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, पूर्ववर्ती है ना। 17 का पूर्ववर्ती कितना होगा, 17 का पूर्ववर्ती 16, और परवर्ती कितना होगा इसका 18। पूर्ववर्ती कहते हैं पिछला, परवर्ती कहते हैं अगला, बस इतना ध्यान रखना है इसमें आपको, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, है ना, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, 70 और लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, 152 बिक गए, बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या थी। तो देख लो 200 कितना है, प्लस 70 कौन से में है, इन दोनों में है, तो प्लस 70 और माइनस 152, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 239 प्लस 70 माइनस 152 माइनस 152, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
55 है हमारे पास। एक पेंसिल का मूल्य ₹2.5 है। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5। और हम इतने 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदते हैं। कितनी? 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन कितनी होती है? नहीं, एक दर्जन में कितना है? 12। और फिर आधे में 6 यानी कि 18। 1.5 दर्जन में कितनी? 18 पेंसिल खरीदी उसमें। तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? इससे गुणा करेंगे। ये करेंगे ना गुणा, 18 गुणा 2.5। तो 18 गुणा 2.5, 18 कितना हो जाएगा इसका? गुणा करेंगे, ये आएगा हमारा ये, और ये दशमलव, यानी कि 45 रुपये। ठीक है, कितना? 45 रुपये। तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना है हमारा? 45 रुपये। अब वो कह रहे हैं कि दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो 100 रुपये उसने दिए, 45 का उसने सामान खरीदा, 55 रुपये बचेंगे उसके पास। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखो, 3759 गुणा 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, यानी कि इसका गुणा करना है हमें पहले, और फिर उसमें दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल बताना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बस ये दहाई वाले लेंगे, दहाई का इसमें से ये ले लिया 59, और यहाँ से ले लेंगे हम 73, इसकी गुणा करेंगे। तो गुणा कर लो, और फिर उनका योगफल निकाल देंगे। तो गुणा होगी हमारे इसमें 27 2, ये हो जाएगा। और ये 63, ये देखो 7, और 7 3 10, और इधर जो आएगा वो नहीं लेना है हमें, क्या लेना है? बस ये दो है ना, जो गुणा करके आ रहा है उसके 2 अंक लेने हैं बस। तो 2 अंक ले लो, पूरे की गुणा करने की जरूरत नहीं है इसकी। तो 2 अंक हमारे कितने आ रहे हैं? 0 और +7, इन्हीं का तो पूछ रहा है वो, इकाई का अंक और दहाई का अंक है ना। ये दहाई का अंक और इकाई का अंक, तो एक दहाई का अंक हमारे पास 0 है, इकाई का अंक हमारा 7 है ना। गुणा करेंगे और फिर जोड़ के ये 0 7, और इधर भी कुछ अंक आएंगे जो भी आएंगे। तो बस यही देखना है हमें, इकाई और दहाई का। तो इनको जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2:58 PM से 4 घंटे 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? ठीक है, 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है, ये बताना है हमें। तो देखो, इन्होंने दिया हुआ है टाइम 2:58 PM। ठीक है, तो 2:58 मेरे कब बजते हैं? पहले 12 बजे होंगे है ना, 12 के बाद फिर 1 बजा होगा, और फिर 2 भी बजे होंगे है ना। तो 12 के बाद देखेंगे हम, 12 से 1 तक 1 घंटा, और फिर 12 से 2 तक 1 घंटा। ये तो 12 13 14, तो कितना हो गया? 14 घंटे 58 मिनट। ठीक है, यानी कि 14 घंटे 58 मिनट हो गए। इससे पहले का पूछ रहे हैं ना ये, 2:58 PM से पहले का पूछ रहे हैं, यानी कि 14 58 मिनट हो गए हमारे पास। और इसमें से घटा देंगे हम कितना? 4 घंटे 59 मिनट को। ठीक है, तो अब देखो 58 में से 59 जाएगा नहीं, तो यहाँ से इधर लेंगे हम पूरा 1 घंटा, 1 घंटा पूरा इधर आएगा, 14 में से इधर लेंगे, तो वो पूरा क्या बन जाएगा? वो 60 आएगा पूरा, है ना। 60 और +58, ये हो जाएगा हमारा 8, यानी कि 118। अब 118 में से जब 59 घटाएंगे हम, तो कितना बचेगा हमारा? 59 ही बचेगा। ठीक है, और इधर देखो, इधर 13 है, 13 में से ये कितना घटाएंगे? 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9:59। अब 9:59, देखो यहाँ PM भी दिया हुआ है, AM भी दिया है। ये पूछ रहे हैं 4 घंटे 59 मिनट पहले पूछ रहे हैं, यानी कि जब 2 बजे से पहले का टाइम पूछ रहे हैं वो, तो ये तो PM का समय है, इससे पहले का AM का समय होगा हमारा, AM। तो 9:59 AM, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 19,000 है ना, 19 बोल रहे हैं, 19,000 हमने लिख लिया, 19,000 प्लस बोल रहे हैं 19 सैकड़े, 19 सैकड़े लिख लिए, और 19 इकाइयाँ प्लस 19 किसके बराबर है इनमें से? तो देखो, इसमें इन्हें जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दो यहाँ पे है ना, ये 1900 लिख लेंगे यहाँ पे, और ये 19, ये इस तरह से इनको जोड़ देंगे। ठीक है, यही तो बोला उन्होंने, 19,000 ये लिख लिया हमने, 19 सैकड़े ये लिख लिया, और 19
इकाइयाँ ये लिख ली, तो किसके बराबर है, जोड़ देंगे 9 1 9 है ना, ये 9 हो जाएगा एक, और ये 9 9 और एक ये 10, एक और एक 2 तो ये हो जाएगा हमारा 20 919, ये 20 919 ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ये संख्या दे रखी है इतनी बड़ी, इसको 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल बताओ कितना होगा। तो चलो देखो भाग करके देख लेते हैं, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7। तो जब इसको हम भाग करेंगे किससे, 5 6 7 से, तो देखो 5 6 7 और 5 6 7, तो एक बार जाएगा पहले, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा, है ना, 5 6 7, 567 एकम 567। अब इसमें से ये क्या होगा, ये घटाएंगे तो जीरो आएगा यहाँ पे, तो अब मैं उतारूंगा इसको यहाँ पे, ये उतारा मैंने 5। अब पहाड़ा ना जाएगा यहाँ पे, पहाड़ा ना जाने की जीरो लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, पहाड़ा नहीं जा रहा तो जीरो लगाएंगे, फिर ऊपर से उतारा मैंने 6। अब कितना है 56, और यहाँ 567 अब भी नहीं जा रहा पहाड़ा, तो एक जीरो और लगाऊंगा मैं, फिर मैं ऊपर से उतारूंगा 7। तो ये उतारा हमने, ठीक, इस तरह से। तो अब आ गया मेरा, अब फिर मैं पहाड़ा पढ़ूंगा तो एक बार जाएगा 567, फिर कट जाएगा, फिर ऐसे ही 5 उतारा मैंने नीचे। अब देखो 5 उतारा, पहाड़ा नहीं जा रहा है तो मैं जीरो लगाऊंगा, फिर ऊपर से उतारूंगा मैं कितना, ये 6, फिर पहाड़ा नहीं जा रहा है, फिर जीरो लगाऊंगा, फिर ऊपर से उतारूंगा मैं 7। अब चले जाएगा पहाड़ा, तो एक बार जाएगा तो 567, तो ये गुणा करने का भी तरीका है, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1 0 0 1 0 0 1, 1 0 0 1 0 0 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो ये भी देखो पहले आया था पिछले पेपर में हमारे पास, 2011 वाला था, 2/3 में कितने 1/6 हैं, ये बताना था। इसमें भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1/2 में कितने 1/8 हैं। इसके दो तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने के, या तो आप ऑप्शन से कर लो, मैं पहला ऑप्शन लेके देखता हूँ कि मैं मान लूँगा कि 4 1/8 हैं, तो इनको जोड़ लो, 1/8 1/8 1/8 1/8। इस ऑप्शन से मैंने क्या किया, 4 को लेके देख रहा हूँ मैं कि 1/8 4 होंगे इसमें, तो देख लो 1 2 3 4, 4/8, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ गया मेरा कितना 1/2। तो 1/2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि 1/2 को मैं क्या करूँगा, भाग कर देंगे 1/8 से। और जब इस तरह के सवाल को हम करते हैं तो जब मैं भाग को हटाता हूँ यहाँ गुणा लगाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा उल्टा 8/1। तो इससे काटेंगे हम, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, तो बस 4 एकम 4, हमारा 4 ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा 4, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं।